अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, जिंक का निष्कर्षण। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम जिंक का एक्सट्रैक्शन कुल कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा, उन स्टेप्स को एक के बाद एक कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट है ओर्स ऑफ जिंक। तो देखो बच्चों, जिंक के ये 4 इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। इनमें से फर्स्ट है जिंक ब्लेंड ZnS, दूसरा है कैलेमाइन या इसी को बोलते हैं जिंक स्पार्क ZnCO3, जिंकाइट ZnO और विलेमाइट Zn2SiO4। कुल ये 4 इंपॉर्टेंट ओर्स हैं किसके, जिंक के। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो, नेक्स्ट स्टेप है एक्सट्रैक्शन स्टेप्स। तो देखो बच्चों, जिंक का जो एक्सट्रैक्शन है मेनली जिंक ब्लेंड ओर से किया जाता है। मींस जिंक ब्लेंड एक इंपॉर्टेंट ओर है किसका, जिंक का। तो इस जिंक ब्लेंड से जिंक का एक्सट्रैक्शन कुल कितने स्टेप्स में होगा, उन स्टेप्स को हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण। तो देखो बच्चों, जिंक ब्लेंड एक सल्फाइड ओर है और हम जानते हैं कि सल्फाइड ओर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस मेथड से होता है, फ्रॉथ फ्लोटेशन। मींस जिंक ब्लेंड का जो जिंक ब्लेंड ओर है इसका कॉन्सेंट्रेशन किस मेथड से होगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन, झाग प्लावन विधि। ओके, इसको डिटेल में मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, आप वहां पर देख सकते हैं कि इस मेथड में क्या क्या होता है। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है रोस्टिंग, भर्जन। तो देखो बच्चों, जब भी सल्फाइड ओर मेटलर्जी में लिया जाता है तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में चेंज करना होता है और इसके लिए जो प्रोसेस यूज होती है और वो क्या है, रोस्टिंग, जिसमें हम ओर को कंसंट्रेट करने के बाद उसको एक रिवर्बेटरी फर्नेस में एयर की एक्सेस में, मींस एयर की प्रेजेंस में जब हीटेड करते हैं तो जितना भी सल्फाइड ओर है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होके किसमें चेंज हो गया, जिंक ऑक्साइड में। सॉरी, ये ऑक्साइड में मींस ZnS जो था कंप्लीट ऑक्सीडाइज हुआ और किसमें चेंज हो गया, ZnO में। और सल्फर इस तरह से SO2 के फॉर्म में चली गई, या कुछ ZnS ZnSO4 में भी चेंज हो जाता है, बाद में और हीट करने से वो भी किसमें चेंज हो जाएगा, ZnO में। तो कुल मिलाकर रोस्टिंग प्रोसेस जो है वो जिंक सल्फाइड को किसमें चेंज कर देती है, जिंक ऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड का फिर आगे जो रिडक्शन होगा वो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से होगा। तो सल्फाइड का कार्बन से रिडक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन जिंक ऑक्साइड का अब बहुत अच्छे से कोक से इसका रिडक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो भी और अदर इम्प्योरिटीज होती हैं ओर्स में, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक, अदर एलिमेंट्स की, वो भी ऑक्सीडाइज होके और क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ से रिमूव हो जाती है। और हमें जो ओर मिलता है यहाँ पर वो बहुत ही अच्छा और पोरस होता है, जिसके कारण आगे के जो प्रोसेस हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ ओर। तो जो रोस्टिंग प्रोसेस से ZnO मिला, उस ZnO को Zn में रिड्यूस करने के लिए कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों का यूज होता है। बट ये दोनों जो रिड्यूसर हैं ये केवल हाई टेम्परेचर पर ही रिड्यूसर होते हैं, समझ गए ना। देखो, एल्यूमिनियम डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ZnO का जो लाइन है आप देख रहे हैं वो कार्बन मींस कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों की लाइन से नीचे आ रही है लो टेम्परेचर रेंज में। समझ रहे हो ना कि लो टेम्परेचर रेंज में जो ZnO के लिए देख रहे हैं आप स्ट्रेट लाइन है, वो कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड इनसे दोनों से नीचे आ रहा है। ऐसे में लो टेम्परेचर में ZnO के रिडक्शन के लिए ना तो कोक का यूज किया जा सकता है और ना ही कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेकिन हाई टेम्परेचर में आप देख रहे हैं कि कोक ZnO ग्राफ को पहले क्रॉस कर रहा है, जबकि CO थोड़ा और हाई टेम्परेचर में ही क्रॉस कर पा रहा है। ऐसे में जो ZnO है उसके रिडक्शन के लिए मेनली कोक का यूज होता है हाई टेम्परेचर, और कोक ZnO को
Zn में रिड्यूस कर देता है। बाद में जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है वो भी जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस करती है। यही लिखा है कि एट हाई टेम्परेचर ZnO reduced into Zn by coke and CO according to Ellingham diagram, जो मैंने आपको बताया कि केवल हाई टेम्परेचर पर ही ZnO को कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करते हैं और इसमें जो जिंक मिलता है, समझ गए बच्चों, वो वेपर फॉर्म में मिलता है क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है और ये अपनी फ्री स्टेट में वेपर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जब रिडक्शन होता है और जब जिंक बाहर आता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ज्यादा टेम्परेचर होता है। ऐसे में जिंक जो है वो वेपर के फॉर्म में आता है। तो समझ गए बच्चों कि उच्च ताप पर जिंक ZnO का जिंक में जो अपचयन है वो किसके द्वारा होता है? कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड से। और जिंक वाष्प अवस्था में मिलता है। क्यों? क्योंकि जब जिंक बाहर आता है रिड्यूस होके ZnO से तो उस समय उसका जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो उसके बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ज्यादा होता है। इस तरह से रिडक्शन होगा ZnO का कार्बन से तो Zn वेपर फॉर्म में और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर आ गया। बाद में यही कार्बन मोनोऑक्साइड ZnO को भी Zn में चेंज कर सकती है और अब बाहर निकलती है CO2 गैस। इसके रिडक्शन के लिए जो मेथड्स यूज होती हैं, मतलब कोक से जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन में 2 मेथड्स यूज होती हैं। एक कहलाती है वर्टिकल रिटार्ड प्रोसेस, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेथड है, ठीक है। वर्टिकल रिटार्ड प्रोसेस खड़ा रिटार्ड विधि कहलाती है। और एक होती है बेल्जियन प्रोसेस। हमें इनको डिटेल में नहीं लेना, केवल नेम याद रखना है कि जिंक के रिडक्शन मतलब जिंक ऑक्साइड के रिडक्शन में किनका यूज होता है, कौन कौन सी मेथड्स। दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ZnO को किसमें चेंज किया जाता है? Zn में। किससे? कोक से। ओके, तो यहां तक अब देखो बच्चों, लास्ट आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ जिंक। ओके, तो ये जो जिंक मिला हमें रिडक्शन प्रोसेस में, चाहे वो बेल्जियन प्रोसेस हो और चाहे वर्टिकल रिटार्ड प्रोसेस हो, इसमें जो जिंक मिलता है उसको बोला जाता है स्पेल्टर। क्या बोला जाता है? स्पेल्टर। और ये 97.8% तक प्योर होता है। बाकी जो बचा परसेंट वो Pb, Fe, Cd, As ये इम्प्योरिटीज के फॉर्म में रहते हैं। समझ गए बच्चों कि ये जो है ये किस फॉर्म में रहते हैं? इम्प्योरिटीज। तो इस इम्प्योर फॉर्म को ही स्पेल्टर कहते हैं। इसको प्यूरिफाइड करने के लिए जो मेथड यूज होती है वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ऐसा क्यों करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस? क्योंकि जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऐसे में जब जिंक को वेपराइज्ड करते हैं या हीट करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद ये वेपर में चेंज हो जाता है। जबकि इम्प्योरिटीज ये जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं और ये वेपराइज्ड नहीं होते, केवल हमें प्योर जिंक वेपर फॉर्म में मिलता है। कहां पर? लगभग 950 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां पर हमें क्या मिल जाता है? प्योर जिंक, इसमें वेपर फॉर्म में। बाकी इम्प्योरिटीज अपने वेपर फॉर्म में नहीं आती। इसके अलावा इसके प्यूरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस भी यूज होती है। जिंक जो इम्प्योर है उसका एनोड, प्योर जिंक का कैथोड बनाया जाता है और जिंक सल्फेट और H2SO4 का एक सॉल्यूशन ले लिया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे एनोड जो है वो डिसॉल्व होता जाएगा और जिंक आयन जो है वो कैथोड पर क्या होते जाते हैं? कलेक्ट हो जाते हैं। और जो इम्प्योरिटीज हैं वो जिंक के नीचे, मतलब एनोड के नीचे, जिंक एनोड के नीचे एनोड पंख बना के सेपरेट हो जाती है। तो वो भी एक मेथड है जिंक के प्यूरिफिकेशन की। समझ गए? आपको 2 पॉइंट याद रखना है। एक जिंक का प्यूरिफिकेशन, वो है डिस्टिलेशन मेथड। इम्प्योर जिंक को बोलते हैं स्पेल्टर। ओके, और इसमें जो प्योर जिंक वेपर फॉर्म में मिलता है लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिल जाता है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, एक मेथड और यूज होती है जिंक के एक्सट्रैक्शन में। जिंक सल्फाइड के अलावा जो अदर, ठीक है, ओर्स हैं उनसे भी जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। और इसके लिए जो मेथड यूज होती है वो है हाइड्रोमेटलर्जिकल मेथड, जल धातु कण।
मीन्स यहाँ पर एक ड्राई प्रोसेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाकर और फिर जिंक का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो जिंक ओर है जब रोस्टेड हो जाता है, चाहे कोई भी हो, चाहे जिंक ब्लेंड हो या अदर हो, कैलीमाइन हो या अदर जो ओर्स हैं, उनको रोस्टेड करने के बाद जो रोस्टेड ओर है उसे डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व किया जाता है। ऐसा करने से जितना भी जिंक रहा होगा वो जिंक सल्फेट के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है। इस सॉल्यूशन में फिर मिलाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिंक। ऐसा करने से फेरस सल्फेट अगर रोस्टेड ओर में है तो वो चेंज हो जाएगा फेरिक, ठीक है, फेरस ऑक्साइड में या फेरस हाइड्रोक्साइड में। ऐसे ही ये इम्प्योरिटीज के फॉर्म में है CdSO4, CuSO4 जो कि H2SO4 की रिएक्शन से बन गए। जैसे ही जिंक मिलाया जाएगा ये प्रेसिपिटेटेड होकर बाहर हो जाएंगे और सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, ZnSO4, और ये भी PPT के फॉर्म में आ जाता है। यही मैंने लिखा है कि रोस्टेड ओर इज डिसॉल्व्ड इन H2SO4 dilute and solution is filtered. The solution freed from Fe, Al, SiCd etc. by following reactions. समझिए बच्चों कि वर्जित अयस्क को तनु H2SO4 में घोल देते हैं और प्राप्त विलयन को छान लेते हैं। प्राप्त मिश्रण में ये आदि मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं ये बताता हूँ। तो जो सॉल्यूशन था, जैसे ही आपने रोस्टेड ओर डिसॉल्व किया H2SO4 में, तो ये जो इम्प्योरिटीज थी आयरन की, एल्यूमिनियम की, सिलिकॉन की, कैडमियम की, ये सल्फेट के फॉर्म में आ जाती है। अब सॉल्यूशन से इनको हटाना है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर तो आयरन हाइड्रोक्साइड अलग कर दिया गया, Zn मिला के इनको प्रेसिपिटेट करके अलग कर दिया गया और इस तरह से सॉल्यूशन इन सबसे फ्री हो जाता है। जब ये सब कुछ आता है तो फिर क्या करते हैं कि फिल्टर्ड, अब इस पूरे सॉल्यूशन को जब फिल्टर कर लेते हैं तो ये जो फिल्टर्ड सॉल्यूशन है अब इसमें रह जाता है ओनली ZnSO4। इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, प्योर एल्यूमिनियम से बना हुआ क्या लिया जाता है, कैथोड, और प्योर लेड से बना हुआ क्या लिया जाता है, एनोड। और जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो Zn जो है कहाँ मिलता है, कैथोड में, जो कि 99.95% तक क्या होता है, प्योर होता है। इस तरह से हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस से भी जिंक का एक्सट्रैक्शन होता है। समझ गए बच्चों कि जब ये सब कुछ प्रेसिपिटेटेड हो गए, इनको छान लिया, तो अब जो क्षणिक विलयन मिलता है इसका विद्युत अपघटन किया जाता है, शुद्ध एल्यूमिनियम का कैथोड और शुद्ध लेड का एनोड बना के। तो कैथोड में जो जिंक मिलता है वो 99.95% तक शुद्ध होता है। तो कुल मिला के ये है जल धातु कर्म से जिंक का एक्सट्रैक्शन। तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जिंक के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। जैसे फर्स्ट है कि जिंक इज यूज्ड इन पार्क्स प्रोसेस। पार्क प्रोसेस जो है, एक होता है अर्जेंटीफेरस लेड, जिस लेड में कुछ अमाउंट में सिल्वर डिसॉल्व रहता है। मींस लेड में सिल्वर जो है एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में होता है, तो उस सिल्वर को लेड से बाहर निकालने के लिए एक मेथड यूज होती है जिसे बोलते हैं पार्क्स प्रोसेस। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पर बेस्ड है। कैसे बेस्ड है बच्चों कि अगर हम यहां पर ये लेड को मेल्ट कर लें जिसमें सिल्वर डिसॉल्व है, और इसके ऊपर अगर हम जिंक की एक लेयर लगा दें लिक्विड फॉर्म में, तो यहां से सिल्वर डिस्ट्रीब्यूट होकर और कहां आ जाता है, जिंक लेयर में। क्यों? क्योंकि सिल्वर की जो सॉल्युबिलिटी है वो लेड से कहीं ज्यादा किसमें है, जिंक में। ऐसा एक्सट्रैक्ट करके, तो जैसे ही इसमें लिक्विड जिंक मिलाया जाएगा, लिक्विड लेड और सिल्वर की जो मेटल है अर्जेंटोफेरस लेड, तो यहां पर एक पार्टीशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है कि यहां से कुछ सिल्वर यहां पर आ जाएगा, और एक पार्टीशन लॉ के अनुसार कितनी बार भी आप जिंक मिला दें, इन दोनों लेयर्स में जो सिल्वर का डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेशियो है, मींस जिंक में सिल्वर की अमाउंट अपॉन लेड में सिल्वर की अमाउंट, इनका रेशियो कांस्टेंट रहता है। इसी के बेस पर धीरे धीरे लेड से सारा सिल्वर बाहर निकाला जा सकता है। बाद में हीट करने से जिंक वेपर फॉर्म में निकल जाता है और लेड अपने सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में रह जाता है। इसी को बोलते हैं कौन सी मेथड, पार्क्स प्रोसेस।
समझ गए ना। ये लिखा है कि जिंक इज यूज्ड इन द पार्ट्स प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लैड अकॉर्डिंग टू पार्टीशन लॉ। समझ गए बच्चों कि अर्जेंटीफेरस लैड होता है, ये है अर्जेंटीफेरस लैड, इसमें से सिल्वर को हटाया जाता है किसके थ्रू, जिंक के थ्रू, और इस मेथड को बोलते हैं पार्क प्रक्रम। क्या, पार्क प्रक्रम। तो अर्जेंटीफेरस से लैड का पृथक्करण पार्क प्रक्रम है जिंक के उपयोग से किया जाता है, जो कि वितरण नियम पर आधारित है कि यहाँ पर अर्जेंटीफेरस और लेके और जिंक मिला दें लिक्विड फॉर्म में तो सिल्वर जो है निकल के और जिंक में आ जाता है, क्योंकि सिल्वर का जो सॉलिडिटी है वो जिंक में ज्यादा होती है, और ऐसा कई बार करने से सारा जिंक बाहर आ जाता है, सॉरी सारा सिल्वर जिंक में आ जाएगा, और इस तरह से हमें सिल्वर मिल सकता है। दूसरा है यूज्ड इन गैल्वेनाइजिंग ऑफ Fe और अदर मेटल। आपने देखा होगा कोरोजन, एक मेथड कोरोजन होता है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो उससे रोकने के लिए प्रिवेंशन में एक सैक्रिफिशियल मेथड यूज होती है। तो सैक्रिफिशियल मेथड में जो मेटल है उसकी सरफेस पर जिंक की एक लेयर लगा दी जाती है, थिन लेयर। ऐसे में जिंक स्वयं ऑक्सीडाइज्ड होकर और ओरिजिनल मेटल को कोरोजन से रोकता है। तो इसके लिए जो लेयर लगाई जाती है उसे बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, तो ये कोरोजन से बचाती है। समझ गए बच्चों कि Fe अन्य धातुओं के जस्तीकरण में धातु को संचारित होने से रोकने में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कॉपर है, निकल है, वो अदर मेटल्स, इनके साथ मिलाकर और जिंक के अलॉयज भी बनाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस। ओके, अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं मैं। एक पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सल्फेट्स पर हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, मींस हीट इफेक्ट ऑन द सल्फेट ऑफ आयरन, जिंक और कॉपर। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, आप जरूर देखें, मिलेंगे आपको। पहला है FeSO4 × 7H2O, इसको लिखा जाता है FeH2O होल 6SO4 × H2O। ग्रीन विट्रियोल, क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन विट्रियोल, हरा कसीस, इसका नाम होता है हरा कसीस। ओके, तो जब इसको ग्रीन कंपाउंड होता है, ये जब हीट करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये FeSO4 व्हाइट में चेंज हो जाता है, 7H2 टोटल निकल जाते हैं और ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाता है। और जब टेम्परेचर और आगे बढ़ाते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, तो ये चेंज हो जाता है Fe2O3 + SO2 + SO3। तो ये तो गैस है और ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाता है। तो इसमें पूछा जाता है कि इनमें कौन सा कंपाउंड FeSO4 के डिकम्पोजिशन में नहीं मिलता, तो ये सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉपर सल्फेट × 5H2O। ये हम इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं CuH2O4 SO4 × H2O। ओके, यहाँ पर जो सल्फेट के साथ H2O लिखा है ये हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है और ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म है, तो इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा जिसको बोला जाता है। ओके, तो CuSO4 को जब ब्लू कलर का होता है, एयर में एक्सपोजर करते हैं, खोलते हैं, तो पेल ब्लू कलर का हो जाता है, मींस 2H2O रिमूव हो गए। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए तो 2H2O और रिमूव हो गए, और ब्लूइश व्हाइट कलर का दिखता है, हल्का सा नील, ठीक है, हल्का सा जो है व्हाइट सा ये हो जाएगा, ठीक है, ब्लूइश व्हाइट। और फिर जब आप इसे और आगे टेम्परेचर पर हीटेड करते हैं तो टोटली व्हाइट हो जाता है, और 7 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अब ये डिकम्पोज हो जाता है और फाइनली चेंज हो जाता है CuO में। समझ गए ना। तो कुल मिला के ये हीट चेंज आते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। ऐसे ही जिंक सल्फेट, ये हालांकि व्हाइट कलर का ऑलरेडी होता है, ओके, तो इसको भी हम ZnSO4 H2O होल 6SO4 × H2O इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी एक H2O हाइड्रेटेड वाटर में है। जब इसको इस टेम्परेचर 39 से 70 डिग्री तक हीट करते हैं तो एक H2O रिमूव हो गया, 6 बचे, और इस डिग्री टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाए तो एक H2O, मतलब यहाँ पर 5 H2O रिमूव हो गए। फिर व्हाइट में ये बिल्कुल एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया, और 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये भी डिकम्पोज हो जाता है, ZnO + SO2 + ½ O2।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन है या कहें कि हीट इफेक्ट ऑन द सल्फेट ऑफ जिंक, कॉपर एंड आयरन। ओके, तो इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेटल का एक्सट्रैक्शन, और ये है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम मेटल का पूरा जो एक्सट्रैक्शन है वो कितने स्टेप्स में होगा, कौन कौन से स्टेप्स यूज होंगे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे फर्स्ट हम लेंगे ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो देखो, आप देखोगे कि जो एल्यूमिनियम है वो सबसे ज्यादा, मतलब एल्यूमिनियम के सबसे ज्यादा ओर्स हैं, बट इनमें से जो इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जिनका हमें एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन में यूज करना है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, एल्यूमिनियम का फर्स्ट ओर है, चाहे कोरंडम हो, चाहे रूबी हो, चाहे सफायर हो, इन तीनों का जो फॉर्मूला है वो यही है, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इनके कलर जो होते हैं ओर्स के, वो एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कुछ ऑक्साइड्स जब इनमें मिल जाते हैं तो कलर अलग अलग दिखने लगते हैं, बट उनमें मेनली होता है क्या, Al2O3। इसके अलावा है डाइस्कोर Al2O3 into H2O, ठीक है। तीसरा है बॉक्साइट Al2O3 into 2H2O। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट ओर है एल्यूमिनियम का, मींस जो मैक्सिमम एल्यूमिनियम कमर्शियल लेवल पर एक्सट्रैक्टेड की जाती है वो इसी ओर से एक्सट्रैक्टेड की जाती है, और हमें जो मेथड पढ़नी है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम की, वो बॉक्साइट ओर से ही हम लेंगे। नेक्स्ट होता है क्रायोलाइट Na3Al6, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट ओर है। फिर है फेल्सपार KAlSi3O8, माइका हो, क्योलिन हो या चाइना क्ले हो, इन सब में फॉर्मूला यही होता है। ओके, तो कुल मिला के ये है इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारा स्टेप होगा वो है एल्यूमिनियम फ्रॉम ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ, मतलब पूरा यहाँ पर ये लिखना है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम ओर। तो देखो बच्चों, ये जो पूरी प्रोसेस है कि एक अयस्क से एल्यूमिनियम तक का जो एक्सट्रैक्शन है, निष्कर्षण है, वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। एक प्योर एल्यूमिनियम मेटल तक की जो प्रोसेस है निकालने की, वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। पहला होगा कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू एल्यूमिना, Al2O3 में जो भी ओर्स लेंगे, मेनली बॉक्साइट, तो बॉक्साइट ओर का पहले कन्वर्जन किया जाएगा एल्यूमिना में, Al2O3 में। दूसरा स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिना इनटू एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिना का एल्यूमिनियम में कन्वर्जन, मींस इम्प्योर मेटल को एक्सट्रैक्टेड करना। और थर्ड स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम, फाइनल में अशुद्ध एल्यूमिनियम का शोधन करके और प्योर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। कुल मिलाकर ये 3 स्टेप्स में हमें पूरा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन लेना है, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम एक एक स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। पहला है कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइड ओर इनटू एल्यूमिना। ओके, बॉक्साइड अयस्क का एल्यूमिना में परिवर्तन। तो देखो, इसके लिए 3 मेथड्स यूज होती हैं। एक तो होगी वेयर मेथड, एक होगी सरपेक की मेथड, और एक होगी हॉल्स की मेथड। तो एक एक करके हम लेंगे। पहला है वेयर प्रोसेस। ये तब यूज होती है जब बॉक्साइड में मेनली किसकी इंप्योरिटीज होती हैं, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। इससे पूरा जो ओर है वो रेड कलर का दिखता है, इसीलिए इसको बोला जाता है रेड ओर या रेड बॉक्साइड। ओके, यही लिखा है कि मेनली यूज फॉर द बॉक्साइड कंटेनिंग Fe2O3 एज अ चीफ इंप्योरिटीज। ओके, ये इंप्योरिटीज होती हैं तब यूज होता है इसके रीजन से। Fe2O3 की प्रेजेंस के कारण पूरा बॉक्साइड जो है वो कैसा दिखता है, रेड कलर का, इसलिए इसको बोलते हैं रेड बॉक्साइड। ओके, तो जो रेड बॉक्साइट है, इसका जो प्यूरिफिकेशन है वो वेयर प्रोसेस से होता है। समझ गए बच्चों, ये तब प्रयोग होती है जब बॉक्साइड में मुख्य रूप से Fe2O3 अशुद्धियों के रूप में होता है। इससे अयस्क लाल होता है और इसको बोलते हैं लाल बॉक्साइट। देखो, पूरी प्रोसेस क्या है, पूरे बॉक्साइट ओर को पाउडर फॉर्म में लेकर और कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र NaOH में डिसॉल्व कर दिया जाता है। यहाँ पर ये एक लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है।
समझ गए बच्चों, ये एक निक्षालक की तरह। तो वो जितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 उसको डिसॉल्व कर लेता है और बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये वाटर सॉल्युबल होता है। पूरे सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया जाता है, इससे इंप्योरिटीज हट गई और सॉल्यूशन में जो हमें फिल्टरेट मिलता है उस फिल्टरेट में होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में वाटर मिला के और एजिटेटेड किया जाता है अच्छी तरह से, उसमें थोड़ा सा AlOH होल थ्राइस मिला देते हैं तो AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। इसको ड्राई किया जाता है, मतलब वाश करके ड्राई करने के बाद लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो ये मिल जाता है Al2O3 एल्यूमिना। इस तरह से बॉक्साइट से एल्यूमिना एक्सट्रैक्टेड कर लिया जाता है। तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये है सरफेक्स प्रोसेस। ये तब यूज होती है जब बॉक्साइट में सिलिका हो। ध्यान रखें, ऐसे याद रख सकते हैं, सरफेक्स प्रोसेस तब यूज होगी जब सिलिका SS से याद रखना, ओके, तब ये मेथड यूज होती है। ये प्रोसेस इस तरह से है, एल्यूमिना जो ओर है, सॉरी बॉक्साइट ओर है, उसमें कार्बन मिलाकर नाइट्रोजन पास की जाती है और हाई टेम्परेचर रखा जाता है। इससे जितना भी एल्यूमिनियम है नाइट्रोजन से चेंज हो जाता है एल्यूमिनियम, ओके, नाइट्राइड की फॉर्म में और ये CO बाहर हो जाता है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड को कलेक्ट करके और फिर इसको हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है। तो जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे वॉश करके ड्राई करके और फिर हीटेड किया जाता है, तब मिल जाता है हमें क्या, एल्यूमिना। कुल मिला के ये है सरफेक्स प्रोसेस की रिएक्शंस, समझ गए ना। दूसरी होती है हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस तब यूज होती है जब दोनों की इंप्योरिटीज हो, Fe2O3 एंड SiO2। जब ये दोनों इंप्योरिटीज के फॉर्म में होते हैं तब इस मेथड का यूज होता है। इसमें जो ओर है, बॉक्साइट ओर जो है, ये क्या है बच्चों, मैंने उसको इस तरह से सिर्फ लिखा है Al2O3 के फॉर्म में, ये है बॉक्साइट ओर। तो बॉक्साइट ओर को Na2CO3 के साथ फ्यूज्ड किया जाता है, इससे मिल जाता है NaAlO2। ये जो है वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है। बाकी ये जो Fe2O3 और SiO2 ये रिएक्शन नहीं करते और ये वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं। पूरे सॉल्यूशन में वाटर मिला के और जब CO2 पास की जाती है तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड हो जाता है। बाद में उसे वॉश ड्राई करके जब हीटेड करते हैं तो हमें एल्यूमिना मिल जाता है। कुल मिला के सभी प्रोसेस में, दो प्रोसेस में आपने देखा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ही बना है, बाद में उसके हाइड्रोलिसिस से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला और लास्ट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर भी और इससे पहले वाली प्रोसेस में, तीनों में आपने देखा इसको हीट करने से ही क्या निकल आता है, एल्यूमिना मिल जाता है। कुल मिला के बॉक्साइट ओर से एल्यूमिना इस तरह से प्यूरिफाइड करके निकाल लिया जाता है, ओके। तो इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एल्यूमिना इनटू एल्यूमिनियम। एल्यूमिना से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इसके लिए जो मेथड यूज होती है उसको बोलते हैं हॉल-हेरोल्ड मेथड। कौन सी है ये, हॉल-हेरोल्ड मेथड, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। अब देखो बच्चों, जो एल्यूमिना होता है, एक तो ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मींस इससे कंडक्शन नहीं हो सकता इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा होता है कि इसका जो, ओके, 2 मिनट, तो देखो बच्चों, मैं आपको बता रहा था कि जो एल्यूमिना है, एल्यूमिना एक तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस कंडीशन में एक प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, दूसरा अगर इलेक्ट्रिसिटी हो भी जाए तो जो एल्यूमिनियम मेटल अगर बनेगा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट मीन 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर वेपोराइज्ड होकर बाहर हो जाएगा। ऐसे में प्योर एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। इस डिफिकल्टी को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि एक मिक्सचर यूज होता है, एल्यूमिना
फ्लोरिस्पार और क्रायोलाइट। इसके अलावा कुछ अमाउंट में AlCl3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड भी मिला दिया जाता है। कौन कौन सी चीज? एल्यूमिनियम, फ्लोरिस्पार और क्रायोलाइट और एल्यूमिनियम फ्लोराइड, इनका मिक्सचर यूज होता है। ये मिक्सचर जो है, इसका जो फ्यूजन टेम्परेचर है वो हो जाता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मिक्सचर अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रायोलाइट। ओके, फ्लोरिस्पार यहाँ पर एक प्रकार का फ्लक्स के समान वर्क करता है। तो यही मैंने लिखा है कि Al2O3 द वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। एट these conditions electrolysis of Al2O3 not possible। समझ गए बच्चों? These difficulties are overcome by using a mixture of containing alumina 3.5%, fluorspar means CaF2 3 से 8%, ओके, क्रायोलाइट 80 से 85% तक एंड 3 से 8% तक AlF3 मिलाया जाता है। और ये फ्यूजन मिक्सचर जो है, इसका टेम्परेचर होता है, फ्यूजन टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो मेन इलेक्ट्रोलाइट है वो है फ्लोरिस्पार, सॉरी क्रायोलाइट। ये कंडक्शन को बढ़ा देता है, और CaF2 फ्लक्स है, ये डिक्रीज करता है, ठीक है, फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। अब क्या किया जाता है, इस पूरे मिक्सचर को एक स्टील टैंक में रखा जाता है। इस स्टील टैंक का जो इनर पार्ट है, मींस इनर सरफेस जो है स्टील टैंक की, उसमें गैस कार्बन का एक अस्तर लगा होता है, उसमें लेयर लगी होती है गैस कार्बन की, वो कैथोड की तरह वर्क करती है। और जो मिक्सचर होता है उसमें ग्रेफाइट की रॉड्स डिप होती हैं, और वो एनोड की तरह वर्क करती है। और दोनों एनोड और कैथोड के पैरेलल एक बल्ब लगा दिया जाता है, ओके। और पूरी प्रोसेस में फिर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। पूरे मिक्सचर को ऊपर से कोक से कवर कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चमकदार होता है एल्यूमिना, और एल्यूमिनियम जो रिडक्शन से निकलेगा वो भी सरफेस पे अगर आ गया तो इस तरह से चमक ज्यादा ना हो, इसके लिए कोक से ढक दिया जाता है। यही मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन स्टील बॉक्स, स्टील टैंक lined with gas carbon which acts as a cathode। समझ गए ना? अभी मैं डायग्राम से समझाता हूँ। and carbon rods means graphite rods as a anode dipped in fused mixture। mixture इस तरह से डूबी होती हैं। the fused mixture is covered with a layer of coke, ठीक है, and one is connected parallel with the anode and cathode। तो समझ गए बच्चों कि जो एल्यूमिना है ये विद्युत का एक तो कुचालक है, और इसका गलनांक 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे में शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन संभव नहीं होता। इसके लिए एक मिक्सचर यूज होता है Al2O3 जिसमें 3.5%, फ्लोरिस्पार CaF2 मींस 3 से 8%, क्रायोलाइट 80 से 85% और 3 से 8% तक AlF3 का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। इस मिश्रण का जो गलनांक है या फ्यूजन टेम्परेचर वो है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये विद्युत का एक अच्छा सुचालक भी होता है। इस मिश्रण को एक स्टील टैंक में लेते हैं जिसकी आंतरिक सतह पर गैस कार्बन का अस्तर लगा होता है जो कैथोड का कार्य करता है, जबकि मिश्रण में डूबे कार्बन क्षण एनोड का कार्य करते हैं। मिश्रण को कोक से ढक दिया जाता है, एनोड और कैथोड के समानांतर एक बल्ब लगा दिया जाता है। अब मैं बताता हूं डायग्राम पहले, फिर पूरी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब देखो बच्चों, ये है पूरा इलेक्ट्रोलिसिस डायग्राम। ये है आयरन टैंक, या हम ये कहें कि ये है स्टील टैंक, ओके। इस स्टील टैंक के ये इंटरनल पार्ट पे ये जो लेयर लगी होती है इस तरह से, ये लेयर क्या है बच्चों, किससे बनी होती है? लाइनिंग ऑफ गैस कार्बन। और ये किसकी तरह वर्क करता है? कैथोड की तरह। यहां पर ये जो मिक्सचर भरा हुआ है, ये मिक्सचर होता है CaF2, Al2O3, Na3AlF6 और AlF3, जो एक फ्यूजन मिक्सचर है जिसका मैंने मेल्टिंग पॉइंट बताया था, वो कितना होता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये लगे हुए हैं इस तरह से, ग्रेफाइट की रॉड्स लगी होती हैं, कार्बन रॉड्स लगी होती हैं, और ये क्या है बच्चों? एनोड। क्या है? एनोड। एनोड और कैथोड के बीच में एक बल्ब लगा होता है। अभी हम देखते हैं इस बल्ब का क्या यूज है। जब करंट पास किया जाता है तो जो एल्यूमिनियम आयंस हैं, यहां से जो एल्यूमिनियम 3+ आयन है वो इस कैथोड में कलेक्ट डिस्चार्ज होंगे, और यहां पर एल्यूमिनियम मेटल क्या होता जाता है बच्चों? कलेक्ट होता जाता है। और जो ऑक्सीजन गैस है इसमें,
यहाँ O2 यहाँ लिबरेट होती है, वो इन ग्रेफाइट रॉड्स से रिएक्शन करती है बच्चों, जिसके कारण CO और क्या बनना शुरू हो जाती है, CO2। और ऐसा होने से जो एनोड रॉड्स हैं ये धीरे धीरे कंज्यूम होती हैं, और इसलिए समय समय पर इन एनोड रॉड्स को हटाना पड़ता है, नई रॉड्स लगानी पड़ती है। ये देखा गया कि लगभग 1 किलोग्राम जब एल्यूमिनियम यहाँ कलेक्ट होता है तो लगभग आधा किलोग्राम एनोड कंज्यूम्ड हो चुका होता है। समझ गए बच्चों कि 1 किलोग्राम एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन में लगभग 0.5 किलोग्राम कार्बन कंज्यूम हो जाता है, और ये CO और CO2 के फॉर्म में बाहर आता है। अभी हम उसके रिएक्शंस देखेंगे। तो ये है कुल मिलाकर स्टेप। यही मैंने लिखा कि पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन डिस्चार्ज्ड एट कैथोड, जो ये कैथोड है यहाँ डिस्चार्ज, एंड सिंक टू द बॉटम, और यहाँ बॉटम में धीरे धीरे एल्यूमिनियम कलेक्ट होता जाता है, जिससे ये होल से निकाल लिया जाता है समय समय पर। एंड ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड, और मैंने बताई ऑक्सीजन यहाँ लिबरेटेड होती है, एंड अटैक्स द कार्बन एनोड टू फॉर्म CO एंड CO2, और ये अटैक करके क्या बना लेती है, CO एंड CO2। Therefore एनोड आर पीरियोडिकली चेंज्ड, लगातार ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो है कंज्यूम हो जाएंगे, ऐसे में बार बार कैथोड एनोड्स को चेंज करना पड़ता है, बिकॉज कंज्यूम्ड बाय ऑक्सीजन लिबरेटेड एट एनोड। फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 0.5 किलोग्राम कार्बन ऑफ एनोड इज यूज्ड। ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम अगर हमें एल्यूमिनियम लेना है तो अप्रोक्सीमेट कितना किलोग्राम एनोड में जो है एनोड का कार्बन कंज्यूम होगा, तो 0.5 किलोग्राम। इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी आपको बताऊंगा न्यूमेरिकली। समझ गए बच्चों कि जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आप समझ गए ना कि ये है कैथोड, जिसमें गैस कार्बन का स्तर लगा है, ये है एनोड, यहाँ भरा हुआ है ये मिक्सचर। विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो एल्यूमिनियम आयन कहाँ पर, कैथोड पर डिस्चार्ज होते हैं, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कलेक्ट हो जाती है, तल पर इकट्ठे हो जाती है, जबकि O2 एनोड पर मुक्त होती है, जो एनोड से क्रिया करके क्या बना लेती है, CO एंड CO2। इससे एनोड समय समय पर बदलने पड़ते हैं। 1 किलोग्राम के उत्पादन में लगभग 0.5 किलोग्राम एनोड का प्रयोग हो जाता है। अब देखो रिएक्शन किस तरह चलती है। इलेक्ट्रोलिसिस में सबसे पहले जो क्रायोलाइट है वो इस तरह से डिकम्पोज्ड हुआ, NaF + AlF3। AlF3 से मिलते हैं एल्यूमिनियम +3 आयन और फ्लोराइड आयन। तो कैथोड में किसका रिडक्शन होता है, एल्यूमिनियम +3 आयन का, और एल्यूमिनियम मेटल इस तरह से कहां पर, कैथोड में कलेक्ट हो जाता है। और ये जो फ्लोराइड आयंस हैं इनका ऑक्सीडेशन हुआ, फ्लोरीन बनी, लेकिन ये फ्लोरीन बनते ही एल्यूमिना से रिएक्शन करती है Al2O3 से, और AlF3 बनाते हुए और ऑक्सीजन को फ्री करती है। तो इस तरह से एनोड में क्या फ्री हुई, ऑक्सीजन, ना कि फ्लोरीन। ध्यान रखें फ्लोरीन जरूर ऑक्सीडाइज हुई, क्लोराइड ऑक्सीडाइज हुआ, फ्लोरीन बनाई, बट फ्लोरीन निकलने से पहले एल्यूमिना से रिएक्शन करके ऑक्सीजन को निकाल देता है, मींस यहां ऑक्साइड को ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज्ड कर देता है, और स्वयं चेंज हो गया AlF3, जो आगे फ्रीसी में आगे यूज होगा इस तरह से, और इस तरह से एल्यूमिना का धीरे धीरे यूज होना शुरू हो जाता है। ये जो ऑक्सीजन है, अब ये जो कार्बन है, ये कहां के बच्चों कार्बन है, एनोड की। तो कार्बन से रिएक्शन करके या तो CO बना लेता है गैसियस फॉर्म में, या फिर क्या बनाता है, CO। इस तरह से धीरे धीरे एनोड जो है कंज्यूम हो जाता है, एनोड पर आग लग जाती है क्योंकि वहां पर कार्बन जलने लगता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन है हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस का। ओके, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ कार्बन कंज्यूम्ड इन हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस व्हेन ओनली CO2 फॉर्म्ड, ठीक है, इन प्रोडक्शन ऑफ 270 किलोग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। समझ गए ना, वो ये कह रहा है कि हॉल-हेरोल्ड प्रोसेस में यदि 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करना है तो कितना कार्बन कंज्यूम्ड हो जाएगा जब हम ये माने कि प्रोसेस में केवल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखो हम एक रिएक्शन लिखेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिना इस तरह से डिकम्पोज्ड हुआ, ये ऑक्सीजन रिमूव हुई, यही ऑक्सीजन एनोड से रिएक्शन करती है, ओके, एनोड में, और क्या बनाता है, CO2। हम इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो टोटल हमें ये इक्वेशन मिलेगी जब CO2 केवल बने इस प्रोसेस में। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर 4 मोल एल्यूमिनियम मींस 4 × 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है, ओके।
जब ये प्रोडक्शन होता है तो 3 × 12 ग्राम आप देख रहे हैं कार्बन क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। बस अब आपको कितना एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करना है, 270 किलोग्राम, मींस 270 × 10⁻³ ग्राम एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करें तो इतना ये क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो ये निकला हमारा 90 × 10⁻³ ग्राम कार्बन, मींस 90 किलोग्राम ऑफ कार्बन कंज्यूम्ड। समझ गए बच्चों, इस तरह से ये कंज्यूम हो जाएगा। तो ये है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। एक मैकेनिज्म और दी गई है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में एल्यूमिना के डिकम्पोजिशन की, कि Al2O3 पहले डिकम्पोज्ड होता है Al3+ AlO3 एल्यूमिनियम तो कैथोड में रिड्यूस हो गया और एनोड में इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये चेंज हो जाता है Al2O3 + 3O2 + 12 इलेक्ट्रॉन। कुल मिलाकर अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो फाइनली हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, और जब पूरा ऐड करेंगे तो ये कुल मिला के प्रोसेस चलती है। तो ये एक सेकंड मैकेनिज्म है। इसी के बेस पर भी आप ऑक्सीजन की अगर वो रिएक्शन में पूछता है कि वो CO2 फॉर्म होती है तो ये रिएक्शन लिखनी है, CO फॉर्म होता है तो आपको यहाँ पर CO की रिएक्शन लिखनी है। फिर देखना है कितना एल्यूमिनियम ऑक्साइड से या कितना एल्यूमिनियम जब प्रोड्यूस होता है तो कितना कार्बन यूज होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। ओके, अब आता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि इस प्रोसेस में एक वल्व लगा होता है एनोड और कैथोड के पैरेलल, उसका वर्क क्या है। तो देखो बच्चों, लगातार अगर इलेक्ट्रोलिसिस चलता रहेगा तो जो मिक्सचर है उसमें से जो है इलेक्ट्रोलाइट धीरे धीरे कम होता जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट कम होने से पूरे सेल का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, ऐसे में बल्ब जो है जलने लगता है। बस इससे पता चल जाता है कि एल्यूमिना खत्म हो गया और बाहर से एल्यूमिना ऐड कर दिया जाता है। यही लिखा है कि द प्रोसेस इज कंटीन्यूअस, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस, द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इंक्रीज, thus the indicated by glowing the bulb। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा बल्ब जलने लगा। एट दिस, ठीक है, स्टेट मोर एल्यूमिना इज एडेड। समझ गए बच्चों कि विद्युत अपघटन लगातार चलता रहेगा तो विद्युत अपघटन का साधन कम हो जाएगा, इससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बल्ब जलने लगता है। जैसे ही बल्ब जला मिक्सचर में और एल्यूमिना मिला दिया जाता है। तो ये कुल मिला के हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। तो इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, हुब्स प्रोसेस कहलाती है। तो अभी जो आपने हॉल हेरोल्ड प्रोसेस देखा उसमें जो एल्यूमिनियम होता है वो इम्प्योर होता है, मतलब 100% प्योर नहीं होता, तो उसकी रिफाइनिंग इस मेथड से होती है। ये भी एक इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। इसमें एक आयरन टैंक होता है जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो इम्प्योर एल्यूमिनियम की होती है। मिडिल लेयर जो होती है वो सोडियम, बेरियम और एल्यूमिनियम, इनके फ्लोराइड्स की होती है। और जो सबसे टॉप लेयर होती है वो होती है प्योर एल्यूमिनियम की। इस टैंक का इंटरनल पार्ट में कार्बन का लेयर लगी होती है, अस्तर लगा होता है, जो कि किसका वर्क, ठीक है, एक प्रकार से वो किसका वर्क करता है, एनोड की तरह। और जो टॉप लेयर है उसमें ग्रेफाइट की रॉड्स लगी होती हैं, वो किसका वर्क करती हैं, कैथोड का। यही मैंने लिखा है, मैं आपको पूरा डायग्राम समझाता हूं कि इम्प्योर एल्यूमिनियम रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस इन आयरन टैंक व्हिच लाइन विद कार्बन, द ठीक है, सेल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स आर डिफर इन डेंसिटी। इसमें 3 लेयर्स बनी दिखेंगी जो कि डेंसिटीज के कारण अलग अलग दिखती हैं। जो अपर लेयर होती है उसमें होता है प्योर एल्यूमिनियम। मिडिल लेयर जो होती है वो फ्लोराइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, बेरियम और सोडियम, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। और जो लोवेस्ट लेयर है जो बॉटम में होती है वो इम्प्योर एल्यूमिनियम की होती है। ग्रेफाइट की रॉड्स जो है, और ये किसकी तरह वर्क करती है, एनोड की, मतलब नीचे वाली लेयर एनोड होती है। ग्रेफाइट रॉड्स जो होती हैं आर डिप्ड इन अपर लेयर, एक्ट एज अ कैथोड। ओके, अब जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एल्यूमिनियम 3+ आयन ट्रांसफर्ड होते हैं फ्रॉम सेकंड लेयर एंड डिस्चार्ज्ड एट कैथोड। एन इक्विवेलेंट amount of aluminium is taken up by the bottom layer। ओके, कि जो सेकंड लेयर है उससे एल्यूमिनियम प्लस आयन पहुंच जाते हैं कहां पर,
अपर लेयर में और वहां जाके डिस्चार्ज हो गए। जस्ट उतने ही इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम आयन इम्प्योर एल्यूमिनियम लेयर से और कहां आ जाते हैं, मिडिल लेयर में। और इस तरह से जो नीचे वाली लेयर है वो पतली होती जाएगी और जो अपर लेयर है वो मोटी होती जाती है, मतलब प्योर हो जाती है। और इस तरह से इसमें जो प्योरिटी होती है वो है 99.98% प्योर एल्यूमिनियम मिलता है। तो समझ गए बच्चों कि अशुद्ध एल्यूमिनियम एक स्टील टैंक में विद्युत अपघटित किया जाता है जिसमें 3 परतें होती हैं जो घनत्व के अंतर के कारण अलग अलग होती हैं। ऊपरी परत शुद्ध एल्यूमिनियम की होती है जिसमें डूबे हुए ग्रेफाइट कैथोड का कार्य करते हैं। मध्य परत एल्यूमिनियम, बेरियम और सोडियम के फ्लोराइड्स होते हैं जो विद्युत अपघट्ट, ठीक है, विद्युत अपघट्ट की तरह वर्क करते हैं। और निचली परत अशुद्ध एल्यूमिनियम की होती है जो एनोड का कार्य करती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय परत से एल्यूमिनियम आयन कहां पहुंच जाते हैं, कैथोड में, जबकि उतने ही एल्यूमिनियम आयन तुल्य एल्यूमिनियम एनोड से कहां आ जाते हैं, मध्य परत में। और इससे जो प्राप्त एल्यूमिनियम है वो 99.98% शुद्ध होता है। तो देखो मैं इसको डायग्राम से बताता हूं आपको। ओके, आप इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तो एक तो ऑब्जेक्ट होता है कि एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन किससे होता है, तो वो है हूप्स प्रोसेस। देखो इस तरह का टैंक है जिसमें ये लेयर लगी होती है ठीक है, कार्बन की, गैस कार्बन की एक लेयर लगा दी जाती है इस तरह से। यहाँ पर ये भरा होता है, हम ये कहें कि यहाँ पर है हमारे पास, ओके, ये है इम्प्योर एल्यूमिनियम। बीच में ये जो लेयर भरी होती है यहाँ पर ये होती है Na, Al और Ba के फ्लोराइड्स, ओके। और जो ऊपरी परत है इसमें होता है प्योर एल्यूमिनियम जिसमें इस तरह से रॉड्स लगे होते हैं, ग्रेफाइट के रॉड्स। और ये क्या है, कैथोड, जबकि ये क्या है, यहाँ पर एनोड होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो एल्यूमिनियम 3+ आयन है वो यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ आयन यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं। और यहाँ से जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 3+ में चेंज हुआ, वो इधर आ गया और इधर से फिर यहाँ पहुँच गया। तो धीरे धीरे ये परत कम होती जाएगी और ये परत मोटी होती जाएगी। और इस तरह से जो इम्प्योरिटीज हैं वो इसी बॉटम में रह जाती हैं, उनका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता, बस एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड होता है। मिडिल लेयर में या मिडिल लेयर से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, अपर लेयर में। तो यहाँ पर प्योर एल्यूमिनियम कलेक्ट होता जाता है, इम्प्योरिटीज नीचे रह जाती है। कुल मिलाकर ये है हूप्स प्रोसेस। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको कंप्लीट मेटलर्जी बता दी, जितने मेटल्स आपके सिलेबस से रिलेटेड थे, जिनकी मेटलर्जी के बारे में था, मैंने वो कंप्लीट बता दिया। तो इस तरह से हमारा मेटलर्जी वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ओके। तो आप इसे नोट करें।